हेलो दोस्तों। यूपीएचसीएससी का जो सिलेबस है उसका पहला जो खंड है, आपको अगर आप देख रहे हो उसको, अगर आपके सामने सिलेबस हो, नहीं हो तो मैं बार बार कहता हूँ सिलेबस ज़रूर देखिए और उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए और देखिए उसमें से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसका पहला जो भाग है वो है पहली इकाई, हिंदी भाषा से संबंधित है, जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इन सब के योगदान के बारे में बात की गई है। इनसे संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे और खड़ी बोली यानी पूरा जो भाषिक विकास है उसके बारे में वो पूरा इकाई एक है और उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये ज़रूरी है न केवल यूपीएचईसी के लिए बल्कि नेट के लिए, अगर आप प्रवक्ता का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए, और अगर आप नॉर्मल भी हिंदी के छात्र हैं या बोलते हैं तो आपको भाषिक विकास पता होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आज सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हिंदी का भाषा का विकास होता है। और आप जानते हैं कि हिंदी एक आर्य भाषा है, आधुनिक आर्य भाषा है, और विकास, जिसका विकास जो है वो मूल भाषा संस्कृत से हुआ है ना। तो आर्य भाषाओं के अगर ऐतिहासिक विकास की बात करेंगे तो आप 3 चरणों में उनको बांट कर देख सकते हैं। कैसे? प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं। तो प्राचीन आर्य भाषाएं, इसका समय हम लोग मानते हैं 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, यानी एक 1500 वर्षों का एक कार्यकाल है जिसमें हम लोग मानते हैं इसको। और दो अ, इसको भी, प्राचीन आर्य भाषाओं को भी आप 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आती है वैदिक संस्कृत, है ना, जिसमें 2000 से 1000 ईसा वर्ष है। और फिर आती है लौकिक संस्कृत जो 1000 से 500 ईसा पूर्व है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत कौन सी आर्य भाषाएं हैं, तो आप क्या टिक मार्क करेंगे? प्राचीन आर्य भाषा, याद रखिएगा। अगर कालखंड पूछा जाए तो 2000 से 1000, 1000 से 500, ये याद रखिएगा। दूसरी आती है मध्यकालीन आर्य भाषाएं। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ईस्वी तक इसको स्वीकार किया गया है। और इसको हम 4 चरणों में बांटते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। अब अपभ्रंश अवहट्ट आप एक साथ इनको ले सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो प्राचीन पाली जो है वो 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन तक है। प्राकृत जो है ईस्वी सन से लेकर, यानी पहली ईस्वी से लेकर और 500 ईस्वी तक है। और अपभ्रंश अवहट्ट 500 से लेकर 1100 तक है ना। और इसके बाद आती है आधुनिक आर्य भाषाएं, जिसमें हिंदी आज जो आप बोल रहे हैं वो शामिल है, और तमाम भारत की भाषाएं, जिसमें तमाम नहीं, सॉरी, जिसमें बांग्ला, उड़िया, असमी, मराठी, गुजराती। जब आप हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां करेंगे, वो जितना भी है वो सब कुछ इसी आधुनिक आर्य भाषाओं के तहत आता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश कौन सी आर्य भाषा हैं, तो प्राचीन नहीं है, मध्यकालीन आर्य भाषा हैं। प्राचीन में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, मध्यकालीन में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और आधुनिक में जो आप आज हिंदी बोलते हैं वो। तो ये हिंदी का एक ऐतिहासिक विकास था जिसको हमें देखना ज़रूरी है। ठीक है। तो वर्तमान भाषा विज्ञान में पुरानी हिंदी से हिंदी की शुरुआत माने जाने का प्रचलन है। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नाम दिया था पुरानी हिंदी। मैं आगे जब हम जाएंगे तो उस बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और जो अभी की हिंदी है, जो हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, है ना, तो हिंदी के विकास को हम 3 चरणों में बांट कर पढ़ते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। प्राचीन में आप जानते हैं विद्यापति जैसे लेखक शामिल हैं, मध्यकालीन में भक्तिकाल और रीतिकाल आप शामिल करके चलते हैं, और आधुनिक में भारतेंदु हरीशचंद्र से खड़ी बोली हिंदी का विकास भी मानते हैं, आधुनिक गद्य का विकास भी मानते हैं। तो चलिए, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी को हम लोग बाद में देखेंगे ही, लेकिन पहले मैं भाषा का विकास ही पूरा कर लेता हूँ। जैसे मैंने पाली, प्राकृत आपको कहा था मध्यकालीन आर्य भाषाएं, है ना। एक सेकेंड, ठीक है। तो पाली का जो अध्ययन है वो त्रिपिटक इसका मुख्य आधार है। त्रिपिटक आप जानते हैं, बुद्ध के वचन उसमें शामिल हैं, है ना। तो अशोक के कुछ अभिलेख और तत्कालीन साहित्य जो है वो पाली भाषा में मिलता है। बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से बाहर तक होने के कारण पाली भाषा भी बहुत सारे क्षेत्रों में फैली। तो पाली की व्युत्पत्ति अगर आप देखें तो ये पूछा जा सकता है, पल्ली यानी ग्राम से स्वीकार की जा सकती है। एक ग्राम से पाली को बोलते हैं कि ये ग्रामीण भाषा थी। या फिर कुछ लोग मानते हैं कि भाई पाली शब्द जो है वो पाटली यानी पाटलिपुत्र, वो बौद्ध क्षेत्र पूरा रहा है, आप जानते हैं, तो वहाँ से मानी गई है। और कुछ लोग मानते हैं कि पंक्ति से है, कि बुद्ध के वचन में जो पंक्तियाँ दी गई थी कि भाई ऐसे करना है, यानी सारा बुद्ध साहित्य जो है चूँकि इसी भाषा में है, इसलिए पंक्ति से भी इसका विकास माना जाता है। और कुछ वैज्ञानिक
भाषा वैज्ञानिक पाली शब्द को प्राकृत शब्द के तद्भव के रूप में मानते हैं। तत्सम तद्भव जानते ना, तो इसलिए भी प्राकृत से पहले पाइल, पाइल के अंत में पाली, ये शब्द का विकास हुआ। और कुछ विद्वान मानते हैं कि पाली का अर्थ है पालने वाली भाषा। उस समय में पाली ने बौद्ध साहित्य को पाला और रक्षा किया, इसलिए पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली भाषा के रूप में भी मानते हैं। तो कोई एक मत इसमें है नहीं, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत संभावना है कि इससे ना पूछा जाए। एक सेकेंड, कहाँ गया? हम्म 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 चलिए, पाली की भाषा संबंधी विशेषताएं हमें करनी नहीं है, क्योंकि अगर हम मेंस यानी कि अगर हम यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का मेंस कर रहे होते तब मैं आपको कहता कि आप इसे कीजिए, है ना। लेकिन इसमें अभी हम लोग को ज़रूरत है नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको जानकारी के लिए दे दिया। इन केस मान लीजिए MCQs में आ जाए किससे अर्थ है, तो अगर पल्ली या फिर ये सब कुछ आता है तो जो भी आपको उचित लगे वो आप मार्क कर सकते हैं। वैसे विवादित प्रश्न पूछे नहीं जाने चाहिए। प्राकृत पे आते हैं। प्राकृत भी आपको पता है मध्यकाल की दूसरी भाषा है, मध्यकालीन आर्य भाषा दूसरी अवस्था है। पाली प्राकृत अपभ्रंश मैंने आपको बताया था, है ना। तो ईस्वी सन से 500 ईस्वी तक इसकी शुरुआत मानते हैं, और आदिकाल का बौद्ध और जैन साहित्य मूल रूप से अर्धमागधी प्राकृतों में ही रचा गया है। और गौड़वध जैसे महाकाव्य या गाथा सप्तशती याद रखिएगा, या वज्जालग, ये जो खंड काव्य हैं ये इसी प्राकृत साहित्य के स्रोत हैं, और प्राकृत साहित्य इसी में, ये ग्रंथ इसी में रचे गए थे। तो अगर आपसे पूछे गौड़वह या गौड़वध, गाथा सप्तशती और वज्जालग ये किस में है, तो प्राकृत साहित्य में है, सेतुबंध भी। तो ये 4 ग्रंथ के नाम आप याद रखिएगा। प्राकृत और संस्कृत का हेमचंद्र, मार्कंडेय और सिंहदेव आदि जितने आचार्य हैं उनका मानना है कि संस्कृत मूल वाणी या देववाणी है तथा प्राकृत उसी से विकसित हुई है। प्रकृति संस्कृतम तद्भव प्राकृतम। तो ये अगर पंक्ति आपको दे दी जाए कि इस पंक्ति का क्या अर्थ है, और नीचे 4 ऑप्शंस दे दिए जाए, तो इसका अर्थ ये है कि मूल वाणी संस्कृत है और उसका तद्भव रूप प्राकृत है, यानी संस्कृत मूलवाणी या देववाणी है और प्राकृत उसी से विकसित हुई है। तो प्रकृति संस्कृतम तद्भव प्राकृतम। किसने कहा? हेमचंद्र, मार्कंडेय, सिंहदेव। कोई भी नाम आता है, हेमचंद्र आता है, मार्कंडेय आता है, तो आप मान सकते, आप इसको ऑप्शन में मार दीजिएगा। ज़्यादातर चांस है कि इसका अर्थ आपसे पूछ लिया जाए कि किसने कहा या फिर इसका अर्थ क्या है। ठीक है, चलिए। प्राकृत के भेद भी हैं। शौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, मागधी प्राकृत, पैशाची प्राकृत, ये 4 भेद तो हैं ही। लेकिन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि इन चारों प्राकृतों के साथ अर्धमागधी प्राकृत भी है। क्यों? क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में साहित्य उपलब्ध होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अर्धमागधी प्राकृत को किस भाषा वैज्ञानिक ने स्वीकार किया है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा उनका नाम है। आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा कि इन 4 प्राकृतों के अलावा 5वीं प्राकृत भी है जिसे अर्धमागधी प्राकृत कहते हैं। तो शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, पैशाची और अर्धमागधी प्राकृत, ये 5 भेद स्वीकार कर किए जा सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से मूल कौन सा नहीं है और किसने अर्धमागधी को स्वीकार किया, तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा आप मार्क कीजिएगा। अब आ जाते हैं अपभ्रंश पे। अपभ्रंश आप जानते हैं तीसरी और अंतिम अवस्था है मध्यकालीन आर्य भाषाओं में कालक्रम की दृष्टि से, और 11वीं 12वीं शताब्दी में ये पुरानी हिंदी में बदल जाती है, और पुरानी हिंदी से हम आधुनिक आर्य भाषा का आरंभ मानते हैं। तो अपभ्रंश के जो अध्ययन के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें मिलता है पर्याप्त मात्रा में बौद्ध रासो और जैन साहित्य इसमें मिलता है, और महापुराण जैसे हरचर्यु, विनय कुमार चर्यु, जिनदत्त कहा, भविष्यत कहा, पाहुड़ दोहा, देख रहे हैं सब जैन ग्रंथ हैं। ये तमाम ग्रंथ आपको अपभ्रंश भाषा में मिल जाएंगे। कालिदास के नाटक भी, इसी के पात्र भी इस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस नाटककार के पात्र अपभ्रंश बोलते हैं, तो आपको मार्क करना है कालिदास। जैसे हरचर्यु, चर्यु, जिनदत्त कहा, भविष्यत कहा, पाहुड़ दोहा किस भाषा में लिखित हैं? अपभ्रंश में लिखित हैं। ठीक। पूर्वी अपभ्रंश मध्य देश की भाषा है, पश्चिमी
गुजरात राजस्थान आपको नाम से पता लग रहा होगा, और दक्षिणी अपभ्रंश आप नाम से पता लग रहा होगा बरार आदि क्षेत्र की भाषा है ना। नामवर सिंह ने इस भेद को स्वीकार नहीं किया है, तो अगर पूछे किसने स्वीकार नहीं किया है तो नामवर सिंह ने नहीं किया है। चलिए अवहट्ट पे आ जाते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश, ये अवहट्ट जो है संस्कृत शब्द अपभ्रंश अपभ्रष्ट का ही तद्भव रूप है। अपभ्रंश और अवहट्ट दोनों का ही अर्थ होता है भ्रष्ट भाषा, यानी जो भाषा भ्रष्ट हो चुकी है, अब उसमें कुछ बचा नहीं है और उसके बाद पुरानी हिंदी से आधुनिक हिंदी शुरू हो जाती है, तो उसी का अर्थ है ये याद रखिएगा। सक्कई वाणी बुझहण भावई पाउआ रस को मम्म न पावई, है ना। देसिल बणा सब जड़ मिठा तन तय सण जपाऊं अवहट्टा। क्या है ये? अवहट्ट भाषा कीर्तिलता विद्यापति ने लिखा है। तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए इस किसने लिखा है, किसकी पंक्ति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। देसिल बणा सब जड़ मिठा तम तय सण जपाओ अवहट्टा, किसकी है? विद्यापति की कीर्तिलता में लिखी गई है ना। तो वर्ण रत्नाकर, प्राकृत पैंगलम, बाहुबली रास, ये सब कुछ जो है अवहट्ट अपभ्रंश में रचित रचनाएं हैं। अब फटाफट से पुरानी हिंदी देख लेते हैं। पुरानी हिंदी चंद्रधर्म गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम दिया था। तो ये बहुत घिसा पेटा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि पुरानी हिंदी को किसने, आधुनिक हिंदी को किसने नाम दिया था, प्रारंभिक हिंदी को। तो चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी ने नाम दिया था 13वीं 14वीं शताब्दी के बाद, जब पहली बार हिंदी और उसकी बोलियों का स्वतंत्र रूप से प्रकट हुआ। उससे पहले की ये बात है कि उन्होंने कहा कि ये पुरानी हिंदी है। इसके अलावा आचार्य द्विवेदी इसे उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल उदीयमान हिंदी कहते हैं, और शिव प्रसाद सिंह संक्रांतिकालीन अपभ्रंश मानते हैं। तो पूछा जा सकता है उदीयमान हिंदी किसने कहा, तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने, और परवर्ती संक्रांतिकाल अपभ्रंश किसने कहा, तो शिव प्रसाद सिंह ने। याद रखिएगा, इसकी भाषिक विशेषताओं में जाने की जरूरत हमको है नहीं। वीर गाथाओं में वीर गाथा रचनाएं अपभ्रंश के चारण कवियों के यहाँ दिखती हैं, है ना। और चरित्र काव्यों की रचना भी इसी का विकास भी आपको रासोजैन काव्यों में दिखाई देता है। ये सब मैं बाद में आपको करवाऊंगा, अभी मैं खाली आपको विकास करवा रहा हूँ। अब आते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली दरअसल वो बोली है जिसे हम वर्तमान में बोलते हैं। इसका असली नाम कौरवी या देहलवी माना जाता है, और कुरु प्रदेश की बोली है, जिसके अंतर्गत दिल्ली, आगरा, मेरठ, पानीपत, अम्बाला ये सब चीज़ें आती हैं। तो हिंदुई, हिंदुस्तानी, रेख्ता, उर्दू, दक्षिणी नाम से भी इसको कभी कभी जाना जाता है, और मूलतः कौरवी के ढांचे पर यह आधारित है। तो इसी कौरवी बोली को 19वीं शताब्दी के आरंभ में खड़ी बोली नाम से अभिहित किया गया। इसमें जो प्रश्न बनता है वो ये है कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने खड़ी बोली शब्द को कठोरता का द्योतक माना है। गार्सद तासी और चंद्रबली पांडे का मानना है कि ये खरी शब्द से निकली है। खरी यानी एकदम शुद्ध, तो खरी है इसलिए खड़ी है। तो टी ग्राहम बेली बोलते हैं कि स्टैंडिंग यानी खड़ी शब्द का खड़े होने का अनुवाद है, इसलिए इसको मानते हैं। क्योंकि ये खड़ा इसलिए क्योंकि ये मानक है, परिष्कृत है। जबकि सुनीत कुमार चटर्जी बोलते हैं कि ये खड़ी पाई के अधिक प्रयोग की वजह से, जब लगाते हैं ना हम हर शब्द के आगे देखिए सेंटेंस का खड़ी पाई लगाते हैं, तो इसकी वजह से ये खड़ी बोली। खड़ी पाई किसने कहा? सुनीति कुमार चटर्जी ने। कठोरता किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने। गार्सद तासी ने खरी, और ग्राहम बेली ने स्टैंडिंग। तो याद रखिएगा। अब भाषा और बोली में अंतर, ये हमारे लिए ज़रूरी है नहीं, और हमके लिए ज़रूरी क्या है? हिंदी की उपभाषाएं और बोलियाँ। आप जानते हैं हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं: राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, ढूंढानी बोली जाती है। बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। कुमाऊनी में पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, कौरवी, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, दक्षिणी, और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन क्या आता है? इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो आपको पता है कि ये 3 है: अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगर ब्रज आ जाए तो मार दीजिए नहीं है, कन्नौजी आ जाए तो मार दीजिए नहीं है। इनमें से कौन सी इसमें नहीं पूछेंगे क्योंकि इसमें 2 ही भाषाएं, तो इसमें पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। कहाँ पूछा जा सकता है? यहाँ पर। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है
है ना? तो आप बता सकते हैं कि भाई भोजपुरी, मगही, मैथिली तो है ही, अगर आपसे और कोई बोल दे कि भाई अवधी है, तो आप मार दीजिए नहीं आती है ना? पश्चिमी में याद रखिएगा, पूछा जाता है कि अक्सर अवधी या बुंदेली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो आपको बताना है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अब मैं फटाफट से आपको इनका दिखा देता हूँ। ये तो हुआ देवनागरी लिपि और ये हुआ हिंदी की उपभाषाएं और उनकी बोलियां। तो 5 आती हैं, मैंने बता दिया आपको। खड़ी बोली और कौरवी का उद्भव भी मैंने आपको बता दिया। ब्रजभाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से होता है। खड़ी बोली और कौरवी का उद्भव भी शौरसेनी अपभ्रंश से होता है, याद रखिएगा। इसको मैं जूम करूं, आपको नहीं दिख रहा हो तो, अगर ये हो जाए तो, यह सब हो दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा आपको, है ना? पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, आप पहले एक क्षेत्र देख लीजिए कौन कौन सा है। अवधी का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से, याद रखिएगा। अवधी अर्धमागधी अपभ्रंश से उद्भूत हुई है। लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आपको क्षेत्र दे देंगे, पूछेंगे कौन सी बोली बोली जाती है, तो अवधी यहाँ पर बोली जाती है इन तमाम क्षेत्रों में। बघेली रीवा, सतना, शहडोल, मैहर। ठीक है, छत्तीसगढ़ी आप जानते हैं छत्तीसगढ़ के इलाके में सरगुजा, बिलासपुर वगैरह वगैरह, तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। अब आ जाते हैं राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी का क्षेत्र, ये हमारे लिए ज़रूरी है नहीं। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति भी एक बार देख लीजिए जल्दी से, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जब ईरानी, हिंदी ईरानियों का दिया हुआ नाम है, आपको पता है वहाँ पर स को ह बोलते हैं, सफ्ता को हफ्ता, सहूर को असुर को अहुर। तो जब वो हिंदू कहते थे तो वो इंदु कहते थे, है ना? सिंधु के पार का संपूर्ण भाग वो हिंद कहा जाने लगा धीरे धीरे, और हिंद इंद कहा जाने लगा, और वो बन गया हिंदी, है ना? तो सिंधु बना हिंदू, सिंध यानी हिंद, और हिंद से बना हिंदी। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा हिंदी शब्द हिंद शब्द कहलाया और उससे हिंदी कहलाई। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना। इससे संबंधित जितने एमसीक्यूज़ हों वो आप लगाइएगा, मैं भी कुछ आपको एमसीक्यूज़ दूंगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं कि कौन सी बोली कहाँ की है, कौन सी बोली कहाँ की नहीं है, यही सब कुछ आता है। और अगले में हम देवनागरी लिपि की बात करेंगे, और बात करेंगे हिंदी की राजभाषा स्वरूप की राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, और बात करेंगे राजभाषा के कौन कौन से क्लॉज हैं जिसमें हिंदी को दर्जा दिया गया है। मानक भाषा के बारे में बात करेंगे, संपर्क भाषा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उससे 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं। साथ में आप ये भी बताइएगा आप में से कितने लोगों को डेली करंट अफेयर्स चाहिए, यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित 1 साल का करंट अफेयर्स भी हमें करना है, 30 क्वेश्चन उसमें से आने हैं। तो कौन कौन चाहता है, मैं आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर बताएं। टेलीग्राम ग्रुप UPSC GS हिंदी नाम से है, मैं उसका लिंक दे दूंगा, वो लिंक ज़रूर आप देखें, और ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को शेयर भी करें। जल्दी MCQs आपको दूंगा, शाम को रोज़ टेस्ट लेंगे, और उस टेस्ट के आंसर्स मैं ऐसे ही यहाँ पर अपलोड करूँगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, UPSC GS हिंदी। थैंक यू सो मच।